अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में क्लिनिकल गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे, जिसको क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस भी कहा जाता है और शॉर्टली इसको सीपीजी जो है कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल गाइडलाइंस क्या है। उसके बाद हम उसकी पर्पस पर बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है क्लिनिकल गाइडलाइंस। साथ साथ हम इस लेक्चर में सिस्टमेटिक रिव्यू और क्लिनिकल गाइडलाइंस के बारे में जो डिफरेंस है ये हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमें, अगर हम एज अ रिसर्चर या एज अ प्रैक्टिशनर क्लिनिकल गाइडलाइंस जो है सर्च करना चाहते हैं तो ये कहाँ कहाँ हमें मिलेंगे, मतलब कौन से डेटाबेस जो है ये हमें मिलेंगे। इसके अलावा हम इसकी क्रिटिकल अप्रेजल जो है किस तरह करेंगे, और भी जो है बहुत सारे टॉपिक रिलेटेड टू द क्लिनिकल गाइडलाइंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्लिनिकल गाइडलाइंस है क्या। तो दीज आर सिस्टमेटिकली डेवलप्ड, और ये पहला उसका जो डिफिनेशन में एक पहला जो है ये स्टेप है कि ये जो डेवलपमेंट्स की होती हैं ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, जस्ट लाइक द सिस्टमेटिक रिव्यू। एक रिव्यू विच इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, तो ये भी एक सिस्टमेटिक डेवलप प्रोसेस होती है और इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं। सो ये देखिए, तीन वर्ड्स जो हैं, सिस्टमेटिकली डेवलप स्टेटमेंट्स। और ये स्टेटमेंट जो है ये जब डेवलप हो जाते हैं तो ये हेल्प करेंगे न सिर्फ प्रैक्टिशनर के बल्कि पेशेंट के। और यही वजह है कि ये अ, आम लेमन लैंग्वेज में या इजी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं रेदर देन द साइंटिफिक एंड टेक्निकल लैंग्वेज, क्लिनिकल लैंग्वेज, रिसर्च लैंग्वेज, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सिस्टमेटिक रिव्यू। सिस्टमेटिक रिव्यू उसको जो है थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, और यहाँ पे जो है इसकी राइटिंग है ये थोड़ा सा इजी लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल बोथ टू प्रैक्टिशनर एंड पेशेंट। तो ये स्टेटमेंट्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। इन स्टेटमेंट को रिकमेंडेशन भी कहा जाता है। तो ये रिकमेंडेशन जो सिस्टमेटिक डेवलप होते हैं ये प्रैक्टिशनर और पेशेंट की हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं कि वो डिसीजन ले अबाउट द हेल्थ केयर फॉर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस, कि अगर सपोज एक सर्जरी करनी है तो, या सर्जरी के साथ साथ दूसरे ऑप्शन भी है, तो इन तमाम ऑप्शन में से अब कौन सी ऑप्शन जो बेहतर है। तो न सिर्फ ये जो है इट विल हेल्प द प्रैक्टिशनर बट इट आल्सो विल हेल्प द पेशेंट एज वेल। Guidelines are designed to support the decision-making process in the healthcare. So this is the concise definition of the clinical guidelines. अब क्लिनिकल गाइडलाइंस की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो स्टेटमेंट होती है वहां पे, दे ऑल आर बेस्ड ऑन द सिस्टमेटिक रिव्यू और क्लिनिकल एविडेंस। तो यही एक क्वेश्चन एराइज होते हैं कि ये अगर सिस्टमेटिक रिव्यू पर बेस्ड होती हैं तो फिर एक सिस्टमेटिक रिव्यू और क्लिनिकल गाइडलाइन में क्या डिफरेंस है। तो आगे जाके हम ये एक टेबल की सूरत में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन clinical guidelines and systematic review। अच्छा, इस क्लिनिकल गाइडलाइंस में इंफॉर्मेशन होती है किस चीज के बारे में, अबाउट द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज, अबाउट द effectiveness of the different treatment option, as well as about a disease, इसकी काजिस के बारे में भी जो है। सो इट मीन इट इज ऑल इन वन, एक ही डॉक्यूमेंट में तमाम जो है। आप यहाँ सिस्टमेटिक रिव्यू देखें तो डायग्नोसिस के लिए अलग सिस्टमेटिक रिव्यूज होंगी, प्रोग्नोसिस के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए अलग अलग सिस्टमेटिक रिव्यूज होंगी। तो ये मल्टीपल सिस्टमेटिक रिव्यूज को कलेक्ट करके उस पर एक नोट, और उसके साथ जो है इसको थोड़ा सा नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा जाता है विच इज अंडरस्टैंडेबल टू द पेशेंट एज वेल। जरूरी नहीं है कि पेशेंट जो है वो हेल्थ साइंसेज से उनका ताल्लुक एजुकेटेड हो, तो ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता है कि वो एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हो। और फिर सम टाइम इसको लोकल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया जाता है ताकि ये तमाम पेशेंट जो इलिटरेट हो या लिटरेट या उसकी पहुंच में भी जो है ये आ सके दिस क्लिनिकल गाइडलाइंस। So clinical guidelines provide an efficient alternative about the different treatment. Alternative से मुराद ये है कि suppose we have treatment A, B, C, D. So यहाँ पे सबसे अच्छा जो treatment option है वो कौन सा है? So these four are the alternatives.
इसी तरह जो है ये एक सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे हमने ऊपर कहा कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो है इसमें उस डिजीज के बारे में, उसके डायग्नोसिस के बारे में, कि कौन से टेस्ट जो है दे हैव द हाईएस्ट सेंसिटिविटी, कौन से टेस्ट जो है दे हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी। तो इस तरह जो है इस कौन से टेस्ट जो है दे आर बेटर यू कैन बी यूज्ड टू इन द डायग्नोसिस। इसी तरह सिस्टमेटिक रिव्यू क्या कहती हैं कि डिजीज प्रोग्नोस्टिक जो है इनकी अच्छी होगी या नहीं होगी, बैड प्रोग्नोसिस है। तो ये तमाम चीजें जो हैं एक साथ एक डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं, इसलिए ये किसी भी प्रैक्टिशनर के लिए, पेशेंट के लिए उस डिजीज के बारे में मुकम्मल मालूमात होते हैं, और उस पेशेंट और उस प्रैक्टिशनर जो थेरापिस्ट है उसको डिसीजन लेने में आसानी होती है, और उनकी जो भी डिसीजन होगा ये बेस्ड होगा ऑन द क्लिनिकल गाइडलाइंस, और क्लिनिकल गाइडलाइंस तो एविडेंस बेस्ड है, इसलिए उनका डिसीजन जो होगा ये एविडेंस बेस्ड डिसीजन होगा। एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल गाइडलाइंस इंटीग्रेट, अब ये जो एविडेंस बेस्ड की जो हम डिफिनेशन करते आए हैं वो यहाँ पर भी है कि किस चीज की इंटीग्रेशन करता है। वहां पे हम एविडेंस बेस्ड में कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द इंटीग्रेशन ऑफ द हाई क्वालिटी रिसर्च, द प्रैक्टिशनर ओन नॉलेज एज वेल एज द पेशेंट वैल्यूज। यहाँ पर जो है ये इंटीग्रेशन है हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च की विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द क्लिनिकल एक्सपर्ट एंड पेशेंट। यानी एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल गाइडलाइन जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टमेटिक रिव्यू पर बेस्ड नहीं होता, बल्कि इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी जो ओपिनियन ली जाती है, उनकी भी जो राय यहाँ पे मेंशन होती है, और जो पेशेंट जिनकी सक्सेस स्टोरी होती है, जो ऑलरेडी उस पेशेंट उस डिजीज की होती है और उन्होंने वो ट्रीटमेंट ली है, तो उनसे भी राय लिया जाए, उनसे उनकी कहानी भी जो है, उनकी जो स्टेटमेंट्स है, उन पे जो प्रीवियस उनके पास्ट में उनकी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। सो देयर इज एक्चुअली नॉट ओनली रिसर्च, बल्कि इंटीग्रेशन ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च along with the contribution and insight from the clinical expert and patient, and this make it different from the systematic review। क्योंकि सिस्टमेटिक रिव्यू में सिर्फ और सिर्फ जो है ये हाई क्वालिटी रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च के बारे में जो टेक्निकल लैंग्वेज में बातें की जाती हैं, जबकि यहाँ पर न सिर्फ ये कि उस रिसर्च को थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, बल्कि एक्सपर्ट और पेशेंट से भी जो है इंटरव्यूज ली जाती है और इनकी भी स्टेटमेंट इसमें शामिल की जाती है। Now, what is the purpose of the clinical guidelines? So, the purpose of clinical guideline is to provide a ready-made source of high quality. और यहाँ से high quality से मुराद ये है कि they are based on the systematic review। हमने previously lectures में जब हम hierarchy of the evidence discuss कर रहे थे, तो उसमें हमने कहा था कि सबसे ज्यादा एविडेंस जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, दिस इज सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। अब ये बेस्ड है सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस पर बेस है, इसलिए दिस इज इसकी इस एविडेंस की ये हाईएस्ट क्वालिटी है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि एक ये जो एज अ प्रैक्टिशनर हमें रेडीमेड, रेडीमेड का मतलब ये है कि उसने सिस्टमेटिक रिव्यू मुख्तलिफ डायग्नोसिस पर, तेरा उसके ट्रीटमेंट्स पर, प्रोग्नोसिस पर, उसकी मुख्तलिफ जो टियोलॉजीज इन सब पर उन्होंने उनको कलेक्ट करके, एक टीम ने कलेक्ट करके, फिर तेरा मेरा एक्सपर्ट थेरापिस्ट और पेशेंट से इंटरव्यू लेके इन सबको कंबाइन करके एक सिस्टमिक वे में सारा ऑर्गेनाइज करके हमारे सामने उन्होंने प्रेजेंट की, तो रेडीमेड चीज होती है और हाई क्वालिटी भी होती है। सो दैट्स वाई, और ये चूंकि जैसे हमने पहले कहा कि इसको लेकर इस तरह जाता है, अक्सर इसको ट्रांसलेट किया जाता है टू लोकल लैंग्वेज, ताकि जो पेशेंट होते हैं या उनके पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट होते हैं वो भी जो है इसको पढ़ सके, इस डिजीज को समझ सकें, और वो भी, क्योंकि मॉडर्न प्रैक्टिस जो है इसमें पेशेंट मॉडल होता है, पेशेंट इज द बॉस। पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको क्या पसंद है, आप क्या जो है कौन सी ट्रीटमेंट जो है आप चाहते हैं कि आप रिसीव कर लें, तो इसलिए उस ट्रीटमेंट्स के बारे में डिटेल से उसको पता होनी चाहिए, तब जाके वो एक क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में एक इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो ये तब दे सकते हैं जब क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन जो हैं ये अवेलेबल भी हो, और प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड, प्रॉपरली डिजाइंड क्लिनिकल गाइडलाइंस हो, और उसकी समझ से बाहर ना हो।
تو یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان دونوں اس کو سمجھ سکے اور یہ دونوں جو ہے پھر اس کو ڈسکس کرے کہ کون سی ٹریٹمنٹ جو ہے یہ بہترین ہوگا، کون سی ٹریٹمنٹ یہاں پر اویلیبل ہے، کون سی ٹریٹمنٹ جو ہے میں لے سکتا ہوں، اور ڈیسیشن یہ دونوں اس بات پر ڈسکشن کرے گی کہ کیا ڈیسیشن لیں۔ اور پھر جو ہے اس میں ساری ٹریٹمنٹس کی جو بینیفٹس ہے، اس کے رسک ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہے، یہ بھی جو ہے اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، تب جا کے وہ ایک ڈیسیشن لے گا، اور وہ ڈیسیشن جو ہے نہ صرف یہ کہ ایویڈنس بیس ہوگا بلکہ ایک ایکوریٹ اینڈ صحیح ڈیسیشن ہوگا۔ So a shared and informed decision can then be made about how to proceed with the treatment. This is the difference between the systematic review and the clinical guidelines. If we look at the systematic review, so basically systematic review جو ہوتی ہیں یہ ایک specific question پر ان کا main جو concentration and focus ہوتا ہے، اور اس میں پیشنٹ کی جو انوالومنٹ ہے بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ سسٹمیٹک ریویو جو ہے یہ ہوتی ہے پریویس پبلش ریسرچ پر، تو اس میں پیشنٹ کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ پیشنٹ RCTs جو آلریڈی ہو چکی ہیں انہوں نے پیشنٹ پر کی ہیں اور وہ پبلش ہو چکی ہیں، تو ایک ریسرچرز ان پبلش آرٹیکلز کو جو ریلیونٹ ہوں گے ایک اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں، اس کی انکلوژن ایکسکلوژن کرائٹیریا کے بعد اس کو سلیکٹ کرے گا اور اس کی کوالٹی بھی چیک کرے گا اور اس پر پھر ایک کمپریہنسو رپورٹ سمری بنائے گا۔ تو اس میں پیشنٹ کی بالکل رول نہیں ہے ان دا کنسٹرکشن آف دا ان دا رپورٹنگ آف دا سسٹمیٹک ریویو۔ آن دا ادر ہینڈ اس میں گائیڈ لائنس کو دیکھا جائے تو یہ ایک ہی ٹائم پہ ایک ڈاکومنٹ میں پروگنوسس کے بارے میں، ٹیالوجی کے بارے میں، ڈائگنوسس کے بارے میں، ٹریٹمنٹ کے بارے میں، سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں، ملٹیپل ڈسپلنری اپروچ کے بارے میں، سب کی سب جو ہے یہاں پہ سسٹمیٹک ریویو کو کمبائن کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ جو ڈفرنٹ سسٹمیٹک ریویوز ہوتے ہیں اس لیے مین فوکس ایک سنگل ایسپیکٹ پر نہیں ہوتا، ایک سنگل کویشچن پر نہیں ہوتا، بلکہ ملٹیپل کویشچن جو ہے یہاں پہ ان کے آنسر جو ہے موجود ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے ہم نے کہا کہ لمیٹڈ اسپیکٹ آف پیشنٹ کیئر، تو آن دا ادر ہینڈ یہاں پہ جو ہے obviously پیشنٹ کی جو ہے کنٹریبیوشن ہوتی ہے۔ سو لیک ٹو ڈیولپ اے اسمال گروپ آف ریسرچرز، زیادہ تر جو ہے وہ 3 سے 5 جو ریسرچرز ہوتے ہیں وہ اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں، یا 6 ہو جاتے ہیں، 2 بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ دیکھا جائے تو کلینکل گائیڈ لائنس کو بنانے میں ایک بہت بڑی ٹیم چاہیے، اس میں پیشنٹ کی ضرورت ہوتے ہیں، کلینکل ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ریسرچر کی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈ لائنس ڈیولپر ہوتے ہیں، اس میں ٹرانسلیٹر کی بھی ضرورت ہے، انگلش گرامر یا چیک یا اس کو جو پروف ریڈر اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انٹرویور کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک کمپیوٹر آپریٹر، اور اس میں تو بہت بڑی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے ٹو کنسٹرکٹ اینڈ ٹو ڈیولپ کلینکل گائیڈ لائن۔ اسی طرح سسٹمیٹک ریویو جو ہیں ان کی کنکلوژن جو ہیں دے آر بیسڈ آن دا ریزلٹ فرام ہائی کوالٹی کلینکل ریسرچ الون، اور obviously اس میں صرف جو پریویس پبلش آرٹیکلز جو اس ٹاپک سے ریلیونٹ جو پبلش ہو چکے ہیں اس کو سمرائز کر کے ایک رپورٹ بنا لیتی ہیں، تو اس جو کنکلوژن ہوتی ہے دیٹ از انٹائرلی اینڈ پیورلی میڈ آن دا ریزلٹس آف فرام دا ہائی کوالٹی randomized control trials، جبکہ یہاں پہ جو کنکلوژن جس کو ہم ریکمنڈیشن کہہ سکتے ہیں یہ جو بناتے ہیں، سو دے آر بیسڈ آن ناٹ اونلی دا ہائی کوالٹی کلینکل ریسرچ، بلکہ اس میں ایک پیشنٹ ایکسپرٹ اور ساتھ ساتھ پیشنٹ کی اوپینین جو ہے ان کی ایکسپیرینس جو ہے یہ بھی جو اس میں شامل ہوتی ہیں، جبکہ وہاں پر سمپل ریسرچ ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے اوپر کہا کہ پیشنٹ جو ہے اس کا لمیٹڈ رول ہے یا کوئی بھی رول نہیں ہے ان دا ڈیولپمنٹ ان دا رپورٹ دا پروڈکشن آف دا سسٹمیٹک ریویو، جبکہ یہاں پہ پیشنٹ جو ہے ایک اسٹیک ہولڈر، ایک کی کمپوننٹ ہے، دے آر اے کی رول ان دا پروڈکشن آف دا گائیڈ لائن، ان کی انٹرویو لی جاتی ہے اور پھر اس کو ریکمنڈیشن کا حصہ جو ہے بنایا جاتا ہے۔ Similarly, validity of conclusion depend on the methodological rigor، کہ اگر جو اسٹڈیز جو پریویسلی ہو چکی ہیں ان کی میتھڈالوجی جو ہے وہ ایکوریٹ اور صحیح ریگر میتھڈالوجی ہے، تو obviously اس
सिस्टमेटिक रिव्यू की जो डिसीजन होगी, इसकी जो मेथोडोलॉजी वो भी रिगर होगी. On the other hand, जो validity of conclusion in the clinical guidelines, they not only depend on the methodological rigor of the that studies the systematic review included, but also on the judgment made by the guideline development group. Systematic review they can be developed in relatively quickly, and suppose एक तीन चार researchers they want to produce a conduct a systematic review, so within a month जो है वो तीन चार बंदे जो है इस systematic review को जो है conduct कर सकते हैं. लेकिन इस conduction the development of that clinical guidelines they may take more time, longer time इसको रखता है. न सिर्फ ये कि इसकी सिस्टमेटिक रिव्यू को सर्च करने में, फिर सिस्टमेटिक रिव्यू से कंक्लूजन निकालने में, फिर इंटरव्यू फ्रॉम द एक्सपर्ट, इंटरव्यू फ्रॉम द पेशेंट, फिर उनकी इंटरव्यूज को यहाँ पे कोड करना, उनको फिर समराइज और इजी लैंग्वेज में लेके आना, फिर इन सबको कंबाइन करना, ऑर्गेनाइज करना, और फिर इसको टेली कर, तो ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है. एंड दैट्स व्हाई इट मे टेक अ लॉन्गर टाइम than the time taken during the conduction of the systematic review. Typically published as a technical report of the health professionals. सिर्फ जो एक researchers होते हैं, जो practitioners होते हैं, they may have understanding what have been written in the conclusion and in the discussion and in the result. But यहाँ पे patient version जो कि produce होते हैं, इसमें translation into layman language, local language में होती है, और English में भी हो तो उसमें इतना easy language होता है कि देख उसमें technical scientific language use नहीं होता, तो that can be understandable to anyone who is the health sciences or who is not in the health sciences. So these are some of the difference between the systematic review and the clinical guideline. अब अगर क्लिनिकल गाइडलाइन जो है हम यूज करते हैं अपने प्रैक्टिस में, तो इसको यूज करने से क्या बेनिफिट हासिल होंगे? सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि ये एक बहुत मेहनत के बाद सिस्टमेटिक रिव्यू, एक्सपर्ट ओपिनियन और पेशेंट जो सक्सेसफुली ठीक हो चुके हैं, उन सब की जो एक रिकमेंडेशन इंटीग्रेशन के बाद जो रिकमेंडेशन आती है, उसको अगर मैं यूज करूँ और उसको उसके बेस पर अपना डिसीजन लूँ, तो ऑब्वियसली क्लिनिकल आउटकम इससे बेहतर हो जाएंगे. हम अपने पेशेंट जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं, इसकी रिकवरी जो है न सिर्फ ये कि जल्दी होगी, बल्कि इसकी रिकवरी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी. रिड्यूस वेरिएबिलिटी इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. अगर एक क्लिनिकल गाइडलाइन है जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, उसको तमाम थेरेपिस्ट उसको ही को यूज करे, तो ऑब्वियसली उनके प्रैक्टिस में जो गैप आ रही है, उनकी प्रैक्टिस में जो वेरिएशन आ रही है, ये न सिर्फ कम हो जाएगी, बल्कि यहाँ पे उन तमाम की जो प्रैक्टिस में होमोजेनिटी आने के साथ साथ उसमें एक पेशेंट की इम्प्रूवमेंट भी आएगी, और उनकी अपनी जो एक पहचान जो है ये अच्छी और पॉजिटिव इमेज बन जाएगी. Increase the use of non-effective intervention, provide greater cost effectiveness. This is also one of the component of the clinical guidelines की हर एक treatment की जो cost है ये इसमें लिखा जाता है, और इसलिए it can help in for the patient to decide regarding the cost, which one is too costly, which one is least costly. So it is also provide greater information regarding the cost. Increase transparency of evidence to justify the intervention, and legitimize profession in eyes of the external stakeholder. क्यों? बिकॉज पेशेंट जो है ये ठीक हो जाएंगे, सेटिस्फेक्शन उनकी ज्यादा हो जाएंगी, तो जब हमारे पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा नाम अच्छा होगा. सो दैट आल्सो गिव अस अ पॉजिटिव इमेज among the other discipline healthcare professionals. Now, clinical guidelines are important to the orthoprothetists. Why? Because why so? The answer is they provide quick access to the synthesis of evidence. While if they are not using the CPGs, the clinical practice guidelines, so ये खुद जो है अगर ट्रीटमेंट के लिए सिस्टमेटिक रिव्यू अलग अलग ढूंढेंगे, फिर उसको रीड करेंगे, फिर उससे कंक्लूजन निकालेंगे, तो बेहतर नहीं है कि मल्टीपल सिस्टमेटिक रिव्यूज के बाद एक रेडीमेड डिसीजन मिल जाती है. So give the clinical clinician, the practitioner, the therapist direct access to the knowledge based of the expert. क्योंकि इसमें एक्सपर्ट की कंट्रीब्यूशन होती है क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन में. दैट
clinical guidelines जो हैं they give permission one to practitioner to self assess their current practice कि मैं जो practice कर रहा हूँ क्या ये मैं guidelines के मुताबिक कर रहा हूँ जो treatment मैं दे रहा हूँ क्या इस condition के लिए इस disease के लिए ये treatment सही है या नहीं है तो ये जब उसके साथ compare करेगा टेली करेगा clinical practice guidelines के साथ तो उस clinical guidelines के साथ comparison के बाद खुद को ये assess कर सकता है It assists with developing direction at future clinical research as well. Orthoprosthetists want to do their best for their patient, which means offering intervention known through the high quality research to be effective. हर एक थेरेपिस्ट चाहता है कि अपने पेशेंट को मैं अच्छी ट्रीटमेंट दूं और वो जल्दी ठीक हो जाए. So if that treatment is evidence based, that decision taking जो है अगर ये एविडेंस पर भी तो हाई क्वालिटी एविडेंस बेस पर इसमें एक्सपर्ट की भी एक्सपीरियंस शामिल है तो ऑब्वियसली क्लिनिकल गाइडलाइन जो है इस चीज के लिए के लिए बेहतरीन ऑप्शन है clinical guidelines are a useful practical tool to help in this process. Why do we need the clinical guidelines? Because with the increasing volume of high quality clinical research available to PNOs, it can be a very challenging. रोज बरोज जो है नए नए RCTs आते हैं, न्यू researches आते हैं. So decision taking जो है दिन ब दिन जो है ये मुश्किल होती जा रही है because of the plenty and huge volume of available literature. But high quality clinical guidelines, they make the task easy for us, not only for the PNOs, but for all the practitioners, either they are the nurses, they are the physical therapists, or they are the medical or dental practitioners. The implementation of clinical guidelines should provide more consistent as well as more effective care for the patient. They are also provide an important resource for the patient, helping them to understand their condition and treatment option. So, as a therapist, as a physical therapist, as a PNO, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिनिकल गाइडलाइंस को सर्च करूँ तो मुझे कहाँ मिलेंगे तो वैसे ही जो है कुछ क्लिनिकल गाइडलाइन जो हैं ये मेडलाइन एम्बेस सिन्हाल पबमेड पर आपको तो मिल जाएंगे लेकिन फिजिकल थेरेपी और प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेज और इस तरह बाकी रिहेबिलिटेशन साइंसेज के रिलेटेड जो है clinical guidelines का एक rich source जो है this is the Pedro database. The clinical practice guideline must contain systematically developed statement that include recommendations, strategies, or information, or ये information that will help the PNOs or patient as well to make decision about appropriate healthcare or specific clinical circumstances. सो ये तो एक समरी हुई हम जिस जगह से हमने शुरू किया था उस जगह पर वापस आ गए अब क्वेश्चन ये है कि हमारे मुल्क में यहाँ पे ऐसे कोई नेशनल लेवल पे गाइडलाइंस डेवलपर हैं तो इफ मेडिकल पॉइंट ऑफ डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल पॉइंट शायद वहां पर कुछ टीम्स होंगी जो क्लिनिकल गाइडलाइंस बनाते हैं बट इन द फिजिकल थेरेपी एंड इन द PNO and other rehabilitation disciplines, there is no such team, there is no such group who can work on the development of the guidelines. And that's why we have to use the guideline developed by the other countries like the EPTA, like the American Physical Therapy Association, like the team in the Australian Physical Therapy Association, and as well as by the physical therapist from the New Zealand and other European countries. So some countries they have national clinical guideline programs which not only supported financially by the government, but they are also managed by a number of people who are being salaried and who are being financially supported by the government. Sites for the national clinical guidelines programs are in Scotland, that is the www.show.scot.nhs.uk sign. In England, www.nic.organization.uk, in Australia, in New Zealand, and in the USA. So these are the national programs for the development of the clinical guidelines. How do I know if I can trust the recommendation in the clinical guidelines? Now, हम तो समझ गए कि क्लिनिकल गाइडलाइंस क्या है हम ये समझ गए कि क्लिनिकल गाइडलाइंस में होता क्या है हम ये भी समझ गए कि क्लिनिकल गाइडलाइंस हमारे लिए कितनी यूजफुल है
اور اگر ہم اس کو یوز کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ مجھے ملیں گے کہاں پہ۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر مجھے 2-3 کلینکل گائیڈ لائنس مل جاتے ہیں ایک اسپیسیفک ڈیزیز کے بارے میں، تو ناؤ میں کون سی پر یقین کروں، which one is the best than the other، اس کا ڈیسیشن میں کیسے لوں؟ So how do I know if I can trust the recommendation in a clinical guidelines? The question is that critical appraisal میں کیسے کروں گا؟ ایسی کوئی چیک لسٹ ہے جس کی میں یہاں پہ کروں؟ تو آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ how to decide that which clinical guideline is better among the many. تو دو اسٹڈیز جو ہیں ہوئی تھی بائی ان 1999 میں، ان 2000 میں، اور انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے آلریڈی پبلشڈ میڈیکل گائیڈ لائنس کو چیک کیا اور ان کی کوالٹی جو ہے انہوں نے اسیس کی۔ دونوں نے جو ہے ان after that assessment of their quality انہوں نے یہ کنکلوژن بنائی کہ ہر جگہ پہ جو کلینکل گائیڈ لائنز ہیں ان میں پرابلم جو ہے، کوالٹی پرابلم موجود ہیں۔ گل نے جو ہے زیادہ تر جو اسٹڈی کیا تھا، انہوں نے کلینکل گائیڈ لائنس جو سوسائٹیز نے جو پبلش کی تھی اس پر سرچ کیا، اس پر کام کیا، جبکہ شینفیلڈ جو ہے شینفیلڈ look at the guidelines published by the specialist societies and by other organization as well۔ اب یہ جو چیک لسٹ ہے known as the appraisal of guidelines research and evaluation ایگری، ایگری جو ہے یہ وہ چیک لسٹ ہے جس سے ہم کلینکل پریکٹس گائیڈ لائن یا کلینکل گائیڈ لائنس کی کوالٹی اسسٹ کرتے ہیں۔ اس طرح ہم نے پریویسلی لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ پیڈرو اسکیل جو ہے دس از اے اسکیل وچ از یوز ٹو اسس دا کوالٹی آف پر سٹی۔ اسی طرح جیڈٹ اسکور ہے، تو جیڈٹ اسکور جو ہے یہ بھی یوز ہوتا ہے ٹو اسس دا کوالٹی آف اے رینڈمائز کنٹرول ٹرائل۔ اس طرح جو ککرین کا جو رسک آف بائس ہے، راب 1 اور پھر راب 2، راب آف بائسنس 2، تو یہ بھی جو ہے اسکیلز ہوتے ہیں جس سے ہم کسی بھی رینڈمائزڈ کنٹرول ٹرائل کی جو کوالٹی وہ اسیس کرتے ہیں۔ تو ایگری جو ہے جو ابھی تھوڑا سا موڈیفکیشن اس میں ہو گئی ہے، اور پرانا جو ہے اس کو ایگری 1 کہا جاتا ہے، اور نیولی جو ابھی موڈیفکیشن کے ساتھ ہیں اس کو ایگری 2 کہا جاتا ہے، لیکن دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں۔ they both are used for the assessing the quality of the clinical guidelines۔ and ایگری کا مطلب کیا ہے؟ appraisal of guidelines research and evaluation۔ there are 6 domains in the AGRI, and these domains are the scope and purpose, stakeholder involvement, rigor of development, clarity and presentation, applicability, and the last one editorial independence۔ اب اس میں پھر ہر ایک کے اندر اپنے اپنے questions ہیں، لیکن یہ 6 domains ہیں۔ so if someone asks me that how many domains are there in the AGRI, so there are 6 domains۔ اب scope and purpose جو ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ میں کلینکل گائیڈ لائنز ہے، کیا اس میں جو ڈیزیز کے بارے میں کہ کون سی ڈیزیز کی نئے ہیں، اس کی پرپز اور اس کی سکوپ اس ڈیٹیل سے لکھی گئی ہیں کہ نہیں۔ اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ، کیا اس پہ مینشن ہے کہ اس میں سسٹمیٹک ریویو کے علاوہ جو ہے پیشنٹ کی بھی کنٹریبیوشن ہے، ایکسپرٹ جو تیرا ایکسپرٹ تھراپسٹ، سپوز اگر یہ فزیکل تھراپی کی انٹروینشن ہے تو ایک ایکسپرٹ تھراپسٹ کی کنٹریبیوشن اس میں ہے کہ نہیں ہے۔ ریگر آف ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو ڈیولپمنٹ کی سٹیپس ہے، کیا تمام سٹیپس جو ہیں سسٹمیٹکلی جو ہے کی گئی تھی، اور تمام سٹیپس کے بعد جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اس کی ایکوریٹ طریقے سے، صحیح طریقے سے، اپروپریٹ طریقے سے کی گئی یا نہیں۔ clarity in presentation that is related to the content, to the language of to the recommendation of these clinical guidelines، کہ یہ آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں، اور ان کی لے آؤٹ جو ہے اور ان کی یہ سب جو ہے اپروپریٹ ہے اینڈ گڈ لکنگ ہے۔ اس طرح ایپلیکیبلٹی کا بھی بات کی، یہ جو ہے ایز اگر ہم اس کو اپلیک کریں کہ یہ یہاں پہ کلچرلی جو ہے مختلف ریجنز پہ اپلیکیبل ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی یہ ڈفرنٹ جگہوں پہ کیا یہ ایک اسپیسیفک جگہ کے لیے بنائے گئے ہیں، یا یہ جو ہے دیٹ کین بی ریوزیبل ان دا ڈفرنٹ ریجنز آف دا ورلڈ۔
एंड एडिटोरियल इंडिपेंडेंस, यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं था। एडिटर्स जो इसको एडिट कर रहे थे उसका उसके ऊपर तो कोई किसी और का डेवलप स्पॉन्सर्स का थर्ड पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं था। तो ये एक जनरल सी एक 6 डोमेन होते हैं और जनरल सी डिस्क्रिप्शन हमने की कि और आगे जाके हम एक एक डोमेन की क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करेंगे कि स्कोप एंड पर्पस में, स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट में, रिगर ऑफ डेवलपमेंट में, क्लियर रिप्रेजेंटेशन में, एप्लीकेबिलिटी में एंड एडिटोरियल इंडिपेंडेंस में कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इसमें शामिल होते हैं। एग्री वन में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये 23 क्वेश्चन जो है ये है, और इन 23 को इन 6 डोमेन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे स्कोप एंड पर्पस में पहला क्वेश्चन है द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गाइडलाइंस आर स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड। सो एज रिसर्चर एंड थेरापिस्ट हम देखेंगे कि इस गाइडलाइन की जो ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे मेंशन है या नहीं है। क्लिनिकल क्वेश्चन कोड बाय द गाइडलाइंस आर स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड और नॉट, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये पॉइंट हमने देखना होता है इन द क्लिनिकल गाइडलाइंस। The patient to whom the guideline is meant to apply are specifically described. क्या पेशेंट क्लियर है कि ये कौन से पेशेंट के लिए, ये कौन सी डिजीज के लिए? तो अगर ये क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी जो है ये ठीक नहीं है। अब आते हैं टोल्ड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट की, कौन कौन से लोगों ने इसकी में इस पे कंट्रीब्यूशन की है। तो सबसे पहले जैसे हम पहले डिस्कस किया था कि क्लिनिकल गाइडलाइंस जो है न सिर्फ ये कि सिस्टमेटिक रिव्यू पर बेस्ड होते हैं, बल्कि इसमें क्लिनिकल एक्सपर्ट, पेशेंट, रिसर्चर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट इन तमाम की ओपिनियन, इन तमाम की एक्सपीरियंसेस, इन तमाम की जो राय होती हैं, परसेप्शन जो है अबाउट दैट ट्रीटमेंट, अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, ये इसमें शामिल होती हैं। सो दैट्स वाई ये देखना होता है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट है, जो सिस्टमेटिक रिव्यूअर्स है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, ग्रुप लीडर्स है, इन तमाम जो इस टीम में शामिल है, इन सब की कंट्रीब्यूशन इसमें मेंशन है कि नहीं है। सेकंड जो है पेशेंट व्यूज एंड प्रेफरेंस हैव बीन सॉट, ये उसमें पेशेंट की जो है कंट्रीब्यूशन इसमें है कि नहीं है। टारगेट यूजर ऑफ द गाइडलाइंस आर क्लियरली डिफाइंड, अगर ये जिन जिन पेशेंट के लिए वो इसमें मेंशन नहीं है, क्लियर नहीं है कि, तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी में गड़बड़ है। एंड द गाइडलाइंस हैज बीन पायलटेड अमंग टारगेट यूजर, ये बहुत जरूरी है कि जो जिसके लिए बनाया गया है, अगर इस पर ये गाइडलाइंस अप्लाई अगर और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो फिर इसको जो है ओवरऑल पब्लिक किया जाता है, इसको पब्लिश किया जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, द सेकंड डोमेन। अब आते हैं टुवर्ड द third domain, which is actually related to the process taken during the construction, during the development of the clinical guidelines. So systemic methods were used to search for the select the evidence, and these are clearly described. क्योंकि जितनी comprehensive search होगी उतनी ही जो है high quality relevant systematic reviews available होंगी। तो क्या उन्होंने एक systematic methods use की थी to search and to select evidence, ये दो अलग अलग है। पहले स्टेप में you have to search to have a collection of the evidence, then in the next step you have to critically appraise and you have to select the best one. So ये दो जो यहाँ पर है कि systematic method was used to search for and select the evidence, and these are clearly described. The methods used for formulating the recommendation are clearly described. Grade guidelines, the balance between the benefits and harm, the quality of evidence, translation of the evidence into practice in a specific setting, uncertainty about based on risk of population. अगर इसकी ग्रेडिंग हो चुकी है तो ये ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, ग्रेड सी है, तो डेट्स कोड अगर नहीं है तो अगेन इसकी क्वालिटी जो है अच्छी नहीं है। सो ये तीन क्वेश्चन जो थे रिलेटेड टू द रिगर ऑफ डेवलपमेंट की, किस तरह जो है इनको डेवलप किया गया है। बाकी क्वेश्चन जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मेजर क्वेश्चन थे। द मोर क्वेश्चंस इन द rigor of development, they are the health benefits, side effects and risk have been considered in formulating the recommendation. There is an explicit link between the recommendation and the supporting evidence. The guidelines is being externally reviewed by the expert prior to its publication. ये बहुत जरूरी है कि गाइडलाइन जब बनते हैं न सिर्फ इसको
पायलट करना चाहिए, इसको एक छोटे पैमाने पर टारगेट यूजर पर अप्लाई करना चाहिए, बल्कि इसकी एक्सपर्ट से, और जिसमें एक्सपर्ट एक ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए जो एक रिसर्चर भी हो, सिस्टमेटिक रिव्यूअर भी हो, और साथ साथ एक बेस्ट प्रैक्टिशनर भी हो, तो बेहतर तरीके से इसको रिव्यू कर सकता है। A procedure for updating the guideline is provided. ये बहुत इसलिए जरूरी है कि हर साल जो है नए नए सिस्टमेटिक रिव्यूज आते हैं, जिसमें नए पब्लिकेशंस, नए आरसीटीज, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल ऐड हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई एविडेंस चेंज हो जाती है। सो अगर हम प्रीवियस सिस्टमेटिक रिव्यूज, प्रीवियस स्टडीज पर अगर इसको बेस कर ले, तो ऑब्वियसली दैट विल बी नॉट द बेस्ट वन। सो इट शुड बी अपडेटेड, ताकि जो अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट जो पब्लिश हो चुके हैं, जो अवेलेबल है, ये भी उसका हिस्सा बनाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई देयर शुड बी इन a procedure mentioned in this guideline, that how it will be updated and after how much time they will be in update version of this guideline. These are the level of evidence. Already we have discussed in detail when we were discussing the hierarchy of evidence, as well as we were discussing the level of evidence. So level 1A, 1B, 2A, 3B, 3, and level 4. Clarity presentation जो है, ये दिस इज द नेक्स्ट डोमेन, जिसमें ये है कि जो रिकमेंडेशन यहाँ पे लेके गई है, हमने स्टार्ट में कहा कि रिकमेंडेशन बेसिकली इस स्टेटमेंट्स को कहते हैं, इस कंक्लूजन को कहते हैं, जो विच इज मेड आफ्टर द इंटीग्रेशन ऑफ द हाई क्वालिटी रिसर्च with the patient's experiences and the opinions from the expert practitioner. So your recommendation जो हैं, they are specific and unambiguous, they are clear, they are simple, and there is no such question on their clarity and their simplicity. The different options for the management of the condition, they are clearly presented. Key recommendations are easily identifiable. The guideline is supported with tools for the application. The applicability means the potential organizational barriers in applying the recommendation have been discussed. The potential cost implication on applying the recommendation have been considered, and the guideline present key review criteria for monitoring or for added purposes. The last one, editorial independence. The guideline is editorially independent from the funding body. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि चूंकि ये एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट होती है, तो या तो इसने हुकूमत वक्त ने इसको सपोर्ट करना है, या किसी एक कंपनी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सपोर्ट करना है। तो अगर किसी ने इसके फंडिंग की है, इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, तो क्या उसकी तरफ से एडिटर ऑफ दिस गाइडलाइंस पर कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं था, उन्होंने कोई इंटरेक्शन तो नहीं की इन द डिसीजन मेकिंग में, या इन द मेकिंग ऑफ रिकमेंडेशन में उसकी कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। यूजुअली जो funders होते हैं, they don't have any such contribution in the construction of the and the development of the recommendation. Conflict of interest of guidelines development group members have been recorded. अब अगर हम सपोज क्लिनिकल गाइडलाइन जो प्रैक्टिस में कर रहे हैं, तो हम किस तरह डॉक्यूमेंट करेंगे, इसको चाहिए कि नहीं चाहिए। इफ clinical guidelines is available but the recommendations are not followed, an explanation of the rationale for the variance should be documented. अगर क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं और फिर भी जो है हम इसके मुताबिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे, रीजन क्या है, ये रैशनल, ये जस्टिफिकेशन जो है, इट शुड बी रिकॉर्डेड। रिफ्लेक्शन ऑन द फ्यूचर ऑफ द गाइडलाइंस डेवलपमेंट। सो अगर गाइडलाइंस एक टीम डेवलप करने चाहते हैं, तो उस टीम में कौन कौन हो सकते हैं, हु कैन डेवलप द क्लिनिकल गाइडलाइंस। So a greater coordination nationally is necessary on the guideline development to avoid duplication, because अगर suppose हॉस्पिटल बेस्ड टीम आती है, तो एक हॉस्पिटल अपने बनाएंगे, दूसरी अपने गाइडलाइंस बनाएंगे, तीसरा हॉस्पिटल अपने बनाएंगे, तो जो हम बात कर रहे थे कि इससे वेरिएशन अमंग द प्रैक्टिस कम होगी, और फिर से और भी ज्यादा हो जाएगी इफ देयर आर टू मेनी लोकल सिस्टमेटिक क्लिनिकल गाइडलाइंस। तो इसलिए क्लिनिकल गाइडलाइंस बनाने के लिए एक ऐसा जरूरत है कि मुल्क भर में एक ऐसा नेशनल प्रोग्राम हो जिनका काम हो कि वो क्लिनिकल गाइडलाइंस अबाउट डिफरेंट डिजीज जो हैं ये कंस्ट्रक्ट करें। इसके अलावा जो है आप हर एक, चूंकि इट्स वेरी कॉस्टली, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो जितने ज्यादा होंगे
उतनी ज़्यादा जो है उस पर कास्ट आएगी. So that's why there should be a coordination nationally to develop a single program, a single body who can, जो उनका काम सिर्फ ये हो कि वो गाइडलाइंस बनाए डिफरेंट डिजीज के लिए एंड डिफरेंट कंडीशन के लिए. They concluded that expertise were needed for the conducting systematic reviews, synthesizing the evidence, and developing the valid guidelines. In 1997, Sodlow and Thompson they reached similar conclusions, stressing that the development of guidelines require considerable skill and resources. ये दोनों जरूरी है, न सिर्फ ये कि इसके लिए प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज और जरूरी है, बल्कि रिसोर्सेज भी हैं, पैसा जो है ये भी चाहिए इसके लिए. नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल एट अ लोकल लेवल. इसलिए लोकल लेवल पर क्लिनिकल गाइडलाइंस नहीं बननी चाहिए, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोग्राम, a proper department who can manage and who can control the development of the clinical guidelines. At a local level, the expertise required was in appraising and adopting national guidelines and identifying local resources, constraints, and barriers to implementation. अब कोलैबोरेशन कैसे बनेगी, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है इसमें ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे तमाम डिसिप्लिन की जो है एक्सपर्ट और इसमें रिकमेंडेड ट्रीटमेंट की ओपिनियन होगी. दैट्स वाई यहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है ये ज़रूरी है टू डेवलप क्लिनिकल गाइडलाइंस. सो बिटवीन गाइडलाइन डेवलपर्स एंड सिस्टमेटिक रिव्यूज एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी होनी चाहिए. जो ऑलरेडी इस गाइडलाइंस को बना चुके हैं, तो उनसे को भी जो है इनवाइट एज अ गेस्ट करना चाहिए, उनसे भी जो है हेल्प ले सकते हैं, उनके साथ एज अ ग्रुप में बना सकते हैं. तो ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है ये भी बहुत जो है यूजफुल होगा between guideline developers and the researchers. So there should be collaboration not between the guideline developer and systematic reviews, but there should be across the boundaries, across that nation. यहाँ पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है होनी चाहिए. इसी तरह कोलैबोरेशन जो है बिटवीन द गाइडलाइन डेवलपर एंड द रिसर्च उनके दरमियान भी हो होनी चाहिए. Uni-professional or multi-professional guideline development, there are two types. Suppose एक guidelines है जो physical therapy related है, तो उसमें जितनी भी treatment options होंगे उनके वो सिर्फ फिजिकल थेरेपिस्ट के होंगे. लेकिन सपोज अगर एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, तो उसमें उस पेशेंट के लिए जो ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक मैनेजमेंट अगर कुछ है तो वो भी मेंशन होगा. इसके लिए अगर कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत, वो भी यहाँ पे मेंशन होगा. इसके लिए अगर स्पीच लैंग्वेज थेरेपी की कोई जरूरत, तो वो भी यहाँ पे मेंशन होगा. या इस पेशेंट के लिए ऑक्यूपेशन उसको डेली एक्टिविटीज में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी इंक्लूड होगी. तो इस तरह की जो गाइडलाइंस होंगे दे विल बी कॉल्ड एज द मल्टी प्रोफेशनल गाइडलाइन. वैसे जो है ये मल्टी प्रोफेशनल गाइडलाइन जो है ये ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ऑल इन वन होता है, एक ही डॉक्यूमेंट में तमाम गाइडलाइंस, और इसलिए इससे पेशेंट के आउटकम ऑब्वियसली बेहतर होंगे. So, the most published rehabilitation guidelines, they are developed by a physical therapist for the physical therapist, and it may be preferable for a multi-professional group, including patients or their representatives to develop clinical guidelines. This would enhance the credibility of the guideline to ensure that a variety of views has been considered. So that was the end of today's lecture on the clinical guidelines. Hope everything will be clear to all of you. We have discussed the what is clinical guidelines, why we use clinical guidelines, where we can find the clinical guideline, who can develop the clinical guideline, the type of clinical guidelines, and how to assess the quality of the clinical guidelines. So that was all about the clinical guidelines or the clinical practice guidelines. Thank you so much to all of you. Have a nice day. Jazakallah.